हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, जिसका लेक्चर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, उसी का रिमेनिंग पोर्शन जो है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नेम था, क्या नेम था, याद होगा सबको शायद हो सकता है नहीं भी याद हो, कोई बात नहीं। फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, तो हमने कितना पोर्शन कंप्लीट किया था? फोर्स के बारे में हम पढ़ चुके थे, वर्क से रिलेटेड हम डिटेल देख चुके थे। अब हम आज बात कर लेते हैं कुछ सिंपल मशीन्स के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। कैन यू ओपन द मेटल कैप ऑफ अ सॉफ्ट ड्रिंक बोतल विद योर हैंड्स ओनली। अच्छा, बात की जा रही है कि क्या कोई भी एक मेटल कैप जो होती है, ठीक है, उसको क्या आप अपने सिर्फ हाथों की मदद से उसको खोल सकते हैं? ठीक है, यानी मेटल की बनी हुई कोई भी चीज़ जो भी है उसको आप क्या हाथ से खोल सकते हैं? जैसे आप बात कर लेंगे, सिंपल हम बात करते हैं किसकी, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, ठीक है, जो ग्लास वाली बोतल आती है उसका जो कैप होता है उसको क्या आप हाथ से ओपन कर सकते हो? नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ मशीन की ज़रूरत पड़ती है उसको खोलने के लिए। तो हम उसी टाइप्स के मशीन के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी मशीन जो है वो किस चीज़ के लिए काम आएगी। यू कैन नॉट डू इट विद योर हैंड्स और फिंगर्स। ठीक है, अपने हैंड्स और फिंगर से आप उसको नहीं खोल सकते हैं। नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, अगर आप कितना भी हार्ड ट्राई कर लो, यानी आप अपना बेस्ट दे लो, लेकिन फिर भी आप उसको ओपन नहीं कर पाओगे। ऑन द अदर हैंड इट कैन बी ईजिली डन विद द हेल्प ऑफ बोटल ओपनर बाय अप्लाइंग अ स्मॉल फोर्स। ठीक है, यानी अब जो बोतल ओपनर आता है उससे सिर्फ थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करना होता है और वो कैप जो है वो ओपन हो जाती है। ठीक है, तो यानी हम क्या कहना चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम हमारे हाथों की मदद से नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ मशीन की ज़रूरत पड़ती है। उन्हीं मशीन के बारे में स्टडी करेंगे। अब बोतल ओपनर इज़ अ टूल यूज टू ओपन बोतल कैप्स। ठीक है, यानी बोतल ओपनर जो है वो एक टूल होता है जिसका यूज़ किस में किया जाता है? बोतल की कैप जो होती है उसको ओपन करने में किया जाता है। देयर आर मैनी अदर टूल्स दैट मेक आवर वर्क ईजियर फॉर अस। ठीक है, यानी ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो कि हमारे काम को क्या बनाते हैं? आसान बनाते हैं, जिससे इजी गोइंग जो है वो चीज़ें ओपन हो जाएंगी या जो भी उसका प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा। सच टूल्स आर कोल्ड सिंपल मशीन, और ऐसे टूल्स को क्या बोला जाता है? सिंपल मशीन बोला जाता है। अच्छा, हम दोनों टाइप की मशीन के बारे में बात करेंगे, सिंपल मशीन क्या होती है और कॉम्प्लेक्स मशीन क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंपल मशीन के बारे में बात करते हैं। दीज मशीन्स अनेबल अस टू डू वर्क ईजीली इन लेस टाइम एंड विद लेस एफर्ट। ठीक है, यानी ये ऐसी मशीन होती है जिससे बहुत कम टाइम में और बहुत कम एफर्ट में हम क्या कर सकते हैं? कोई भी काम को आसानी से कर सकते हैं। और सिंपल मशीन हैज़ अ फ्यू और नो मूविंग पार्ट्स। ठीक है, सिंपल मशीन बिल्कुल सिंपल होती है, उसमें कोई मूविंग पार्ट या तो होगा या नहीं होगा, इस तरीके की कंडीशन हो सकती है। अ प्लेन रोड दैट कैन बी प्लेस्ड अंडर अ बोल्डर, एक लंबी प्लेन रोड होती है जो कि बोल्डर के अंदर होल्ड की जाती है। एंड पुश टू मेक द बोल्डर मूव इज़ ऑल्सो अ सिंपल मशीन, और उसको पुश करके क्या किया जाता है? बोल्डर को घुमाया जा सकता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? सिंपल मशीन बोलते हैं। अ नाइफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल मशीन वी यूज एट आवर होम एवरी डे। ठीक है, चाकू सबने देखा है, किचन में यूज होता है। ठीक है, तो वो क्या है? एक सिंपल मशीन का ही टाइप है जिसको हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। इट हेल्प्स अस टू कट थिंग्स ईजिली, जिसकी वजह से चीज़ों को आसानी से कट किया जा सकता है। बिग एंड कॉम्प्लिकेटेड मशीन सच एज अ क्रेन और अ स्विंग मशीन आर मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल सिंपल मशीन्स वर्किंग टुगेदर। अच्छा, ऐसी मशीन जो बहुत सारी सिंपल मशीन से मिलकर बनी है, ठीक है, उसको हम कॉम्प्लेक्स मशीन बोलते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम बात कर रहे थे तो क्या हो गया था? क्रेन हो सकता है, स्विंग मशीन हो सकती है, आगे भी कई एग्जाम्पल हम देखेंगे, लेकिन आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि सिंपल मशीन और कॉम्प्लेक्स मशीन में डिफरेंस क्या है। सिंपल मशीन की अगर हम बात करें तो वो एकदम सिंपल होगी, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स मशीन जो है वो सिंपल मशीन से मिलकर बनी हुई होगी। ठीक है, आगे बात समझ में। दीज मशीन्स आर कोल्ड कॉम्प्लेक्स मशीन, और इन्हीं मशीनों को क्या बोला जाता है? कॉम्प्लेक्स मशीन बोला जाता है। टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन की बात करते हैं। ठीक है, देयर आर 6 बेसिक टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स, लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। ठीक है, यानी टोटल 6 टाइप की सिंपल मशीन हमको पढ़नी है, तो हम देखेंगे। सबसे पहले लेबर की बात करते हैं। अ लेबर इज़ अ लॉन्ग रोड, एक लंबी रोड होती है। इट कैन बी यूज टू मूव हैवी ऑब्जेक्ट, यानी बहुत ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने में इसका काम, मतलब इसकी हेल्प ली जा सकती है, ये हेल्प करती है। और कट थिंग्स एंड ओपन टिन्स, ठीक है, चीज़ों को काटने में या टिन्स जो है उसको ओपन करने में। अ हैमर, अ बोटल ओपनर, अ नट क्रैकर, अ पेयर ऑफ सीजर एंड सी सो आर एग्जाम्पल ऑफ लेबर। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं आपको, कौन कौन से दिए हुए हैं? हैमर हो सकता है हथौड़ी जिसको बोलते हैं, बोटल ओपनर आप सबने देखा हुआ है, नट क्रैकर जो है उसको भी देखा हुआ होगा सबने, बाकी पिक्चर भी दिया हुआ बुक में, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है किसके? लेबर के। आगे देखेंगे पुली। ठीक है, अ पुली इज मेड अप ऑफ अ ग्रूव व्हील एंड अ रोप, इट इज़ यूज टू लिफ्ट लोड्स। ठीक है, यानी क्या होता है? एक व्हील होता है, ठीक है,
उस व्हील के बीच में ग्रूव बनी हुई होती है, ठीक है। जैसे आपने कभी अगर गांव गए हो तो आपने देखा होगा कुओं पे क्या होता है कि वहाँ पे एक व्हील जैसी स्ट्रक्चर लगी होती है उसके, और उससे रस्सी से खींच के वहाँ से नीचे से क्या किया जाता है, कुएं के अंदर से पानी निकाला जाता है, तो उसी को हम बोल रहे हैं पुली, ठीक है। यानी एक ग्रूव्ड व्हील होता है। इसका यूज़ क्यों किया जाता है, हैवी चीज़ों को लिफ्ट करने के लिए किया जाता है। इन विलेजेस पीपल ड्रॉ वाटर आउट ऑफ वेल्स यूजिंग पुलीज, ठीक है। यानी गांव में क्या किया जाता है, कुएं से पानी निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मशीन सच एज क्रेन्स एंड सेल बोट ऑल्सो मेक अस ऑफ पुलीज टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी क्रेन और सेल बोट जो है वो भी पुली की तरह ही बनी हुई होती है, उनकी तरह ही काम करती है, और बहुत ज़्यादा हेवी जो वेट होता है उसको लोड करने के लिए काम आती है या लिफ्ट करने के लिए काम आती है। व्हील एंड एक्सेल की बात करें, ठीक है। स्केटिंग, अच्छा जब वहाँ पे जाते हैं, स्नो वाले एरिया में जाते हैं तो देखा होगा आपने एक स्केटिंग जैसी वो एक मशीन होती है जिसके ऊपर पैर रख के और हम आराम से आइस की जो जगह होती है उसको क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। वही कुछ तरीके, इसी तरीके की कुछ एक मशीन होती है। अ व्हील एंड एक्सेल कंसिस्ट ऑफ अ व्हील फिक्स टू अ रोड। उस पर क्या होता है, एक रोड होती है और नीचे व्हील्स लगे हुए होते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही वो रोड को हम मूव करवाते हैं, व्हील्स भी मूव करते हैं और उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। एज द एक्सेल टर्न्स द व्हील अटैच टू इट ऑल्सो मूव। जैसे एक्सेल जो है वो टर्न करेगा तो उसके साथ अटैच जो व्हील होंगे वो भी मूव करना स्टार्ट कर देंगे। सच अ कॉम्बिनेशन हेल्प इन मूविंग एंड चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके के जो ऑब्जेक्ट्स हो, मतलब इस तरीके की जो मशीन होगी, हम ये बोल सकते हैं कि वो डायरेक्शन को चेंज करने के काम आती है। मशीन सच एज स्टीयरिंग व्हील्स इन कार। स्टीयरिंग व्हील्स देखी हुई है सबने कार के अंदर, वो भी क्या काम करती है, कार की डायरेक्शन को चेंज करने के काम आती है। डोर रोलर, फिशिंग रील्स एंड डोर नॉब्स मेक अस ऑफ व्हील एंड एक्सेल, ठीक है। काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए हुए जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को इजी गोइंग अंडरस्टूड कर सकते हैं। इंक्लाइंड प्लेन की बात करें तो एन इंक्लाइंड प्लेन इज अ स्लेंटेड सरफेस और अ स्लोप। अच्छा, इसका एक बेस्ट एग्जांपल, जैसे घर में रैंप होती है, ठीक है। क्या होता है, उसका एक जो पोर्शन, मतलब एक किनारा जो होता है वो हाई होता है और दूसरा किनारा लो होता है, ठीक है। यानी एक साइड से वो ऊंचा होता है और एक साइड से नीचा होता है। क्यों होता है, ताकि कोई भी हैवी चीज़, जैसे घर में गाड़ी चढ़ाने के मोस्ट ऑफ टाइम वो उसी काम आता है। गाड़ी चढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, गाड़ी हैवी लोड ही है एक तरीके से, और उसी पर जो रैंप होती है उसी से उसको ऊपर चढ़ाया जाता है। तो सेम कंडीशन होती है इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। यानी हैवी लोड्स को लिफ्टिंग करने के लिए काम आती है। द वन एंड ऑफ द इंक्लाइन प्लेन इज हायर देन द अदर। यानी इंक्लाइन प्लेन का एक जो हिस्सा होता है वो तो हायर होता है, दूसरा जो है लोअर होता है। इट हैज़ नो मूविंग पार्ट्स। इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते। इट इज़ यूज टू मूव हैवी ऑब्जेक्ट्स अप एंड डाउन, ठीक है। यानी हैवी ऑब्जेक्ट्स को ऊपर और नीचे मतलब मूव करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अ रैम्प, अ स्लेंटेड रोड एंड स्लाइड्स आर एग्जाम्पल ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो कि किसके अंदर आते हैं, इंक्लाइन प्लेन्स के अंदर आते हैं। वेजेस की अगर हम बात करें, वेज क्या होता है, अ वेज इज मेड अप ऑफ टू इंक्लाइन प्लेन। दो इंक्लाइन प्लेन को मिलाकर बनाया जाता है। these planes join together to form a sharp edge, ठीक है। दोनों प्लेन्स को मिला दिया जाता है ताकि एक शार्प एज जो है वो मिल सके। दिस एज कैन स्प्लिट थिंग्स अपार्ट। यानी ये एज मतलब जो इसका किनारा होगा, ठीक है, उसकी वजह से क्या किया जा सकता है, वो इतना शार्प होता है कि दो चीज़ों को स्प्लिट कर सकता है, मतलब तोड़ सकता है। अ वेज में बी मेड अप ऑफ मेटल, स्टोन और वुड। यानी वेज जो है वो मेटल, स्टोन और वुड किसी का भी बना हो सकता है। टू यूज़ इट सेफली इट इज़ समटाइम्स अटैच टू अ हैंडल, ठीक है। इसको सेफली यूज़ करने के लिए इसके साथ एक हैंडल अटैच किया जाता है। नाइफ्स, एक्सेस, फोक्स एंड नेल्स आर एग्जाम्पल ऑफ वेजेस, ठीक है। यानी मुझे हिंदी में नाम तो याद नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं, लेकिन घर में कभी आपने देखा हो कोई लकड़ी काटने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है, तो वो भी किस में आता है, वेज में आता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, एक साइड, एक जो किनारा होता है वो स्लेंटिंग मतलब इंक्लाइन प्लेन्स को मिलाकर एक एज वाला किनारा बनाया जाता है और लकड़ी का उसमें हैंडल बनाया जाता है ताकि इसको आसानी से पकड़ के क्या किया जा सके, किसी भी लकड़ी को काटा जा सके, ठीक है। डू यू नो दैट योर टीथ आर ऑल्सो ए काइंड ऑफ वेज। यानी हमारे दांत भी क्या है, एक वेज का एग्जाम्पल है। स्क्रू की बात करें, सबने देखा होगा घर में। ऑब्जर्व अ स्क्रू केयरफुली, इट लुक्स लाइक अ नेल विद अ स्पाइरलिंग थ्रेड्स, ठीक है। यानी एक सिंपल नेल जो होती है वो और स्क्रू, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, स्क्रू के अंदर इस तरीके से स्पाइरल्स बने होते हैं, ठीक है, जिसको आप आसानी से देख पाएंगे।
अ स्क्रू इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन, यानी इंक्लाइंड प्लेन का क्या होता है, स्पेशल फॉर्म होता है. इट इज़ एन इंक्लाइंड प्लेन रैप्ड अराउंड अ सिलेंडर. स्क्रू आर यूज टू होल्ड ऑब्जेक्ट्स टूगेदर. दे आर यूज इन जार लिड्स, बोटल कैप्स, फाउंटेन पेन कैप्स एंड मेनी अदर थिंग्स. यानी बहुत सारी चीज़ों में स्क्रू का यूज़ किया जाता है. दो चीज़ों को एक साथ में होल्ड करके रखने के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे आपने जार में देखा होगा, कहीं भी कोई भी दो चीज़ें जो होती हैं उनके बीच में स्क्रू लगा हुआ होता है. ठीक है, तो वो आप चीज़ें आराम से अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हैं. एनर्जी की बात कर लेते हैं. एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क. ठीक है, हमारी बॉडी की जो काम करने की कैपेसिटी होती है उसी को क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं. ठीक है, आगे देखेंगे. सो टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क वी नीड एनर्जी. ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, यानी हमारी जो काम करने की जो भी कैपेसिटी होती है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं. क्योंकि हमारे अंदर बॉडी के अंदर जब तक एनर्जी नहीं होगी हम काम नहीं कर पाएंगे. ठीक है, इनफैक्ट ऑल लिविंग बींग्स नीड एनर्जी टू लिव. ठीक है, जितनी भी लिविंग बींग्स होती हैं, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको सबको किसकी ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. किसके लिए, सर्वाइव करने के लिए. मोस्ट ऑफ द एनर्जी वी नीड टू लिव एंड वर्क कम्स फ्रॉम द फूड वी ईट. ठीक है, यानी मोस्ट ऑफ एनर्जी जो है हमें किससे मिलती है, हमारे खाने से मिलती है. जो हम खाना खाते हैं उसी से एनर्जी बनती है हमारी बॉडी के अंदर. हाउएवर वी ऑल्सो नीड एनर्जी टू लाइट आवर हाउसेस. ठीक है, यानी हम और एनर्जी की कहाँ पे नीड होगी, खाना बनाने के लिए होगी, घर में लाइट जलाने के लिए होगी, कार को ड्राइव करने के लिए होगी और टेलीविज़न चलाने के लिए होगी. यानी हमारे घर में जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो उन सभी के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. एंड कंप्यूटर्स एंड रन फैक्ट्रीज. ठीक है, यानी कंप्यूटर्स को चलाने के लिए और फैक्ट्रीज़ में जितना भी वर्क हो रहा है वो भी सब किसकी वजह से हो रहा है, एनर्जी की वजह से हो रहा है. इनफैक्ट वी नीड एनर्जी टू डू एवरीथिंग. यानी हम जितना भी हमारा वर्क है, ईच एंड एवरी, उस सबको करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम. अब ये एनर्जी कहाँ से आती है, ठीक है, किस तरीके से बनती है, तो उसके बारे में देख लेते हैं. सबसे पहले तो आपको सबको पता है एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो क्या है, सन है. ठीक है, कौन सी एनर्जी मिलती है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी में सन की. सन, द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ. ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि अर्थ पे सबसे ज़्यादा जो मेन सोर्स है एनर्जी का वो कौन है, सन है. द एनर्जी गिवन आउट बाय सन इज कोल्ड सोलर एनर्जी. सन से मिलने वाली एनर्जी को क्या बोला जाता है, सोलर एनर्जी बोला जाता है. द एनर्जी ऑफ द सन इज यूटिलाइज बाय ग्रीन प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर फूड. यानी ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, उस एनर्जी का यूज़ करते हैं अपना फूड बनाने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. डू यू रिमेंबर व्हाट दिस प्रोसेस इज कोल्ड. जैसा कि मैं बता ही चुकी हूँ आपको, फोटोसिंथेसिस. सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूटिलाइज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ सोलर पैनल्स. ठीक है, सोलर पैनल्स की हेल्प से क्या किया जाता है, उस सोलर एनर्जी को बनाया जाता है. ठीक है, सन से आने वाली एनर्जी जो होती है उसको, यानी हम यह बोल सकते हैं कि सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूटिलाइज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है किससे, सन से आने वाली एनर्जी से. किसके थ्रू बनाई जाती है, सोलर पैनल्स के थ्रू. आपने देखा होगा कई घरों के ऊपर सोलर प्लेट्स लगी हुई होती है. वो क्यों लगी हुई होती हैं, ताकि सन से आने वाली एनर्जी जो है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सके. विंड की अगर हम बात करें, अ विंड मिल uses the force of moving air to generate electricity और draw underground water. ठीक है, यानी आपने देखा होगा कई, अगर आपने मूवीज़ में देखा होगा या टीवी में, हो सकता है किसी ने ओरिजिनल मतलब रियल में भी देखा होगा, विंड मिल्स होती है जिसमें जैसे ही तेज़ हवा चलती है तो वो घूमना स्टार्ट हो जाती हैं और उसके घूमने की वजह से क्या होती है, एनर्जी क्रिएट होती है और उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, विंड एनर्जी बोलते हैं. दिस एनर्जी इज कॉल्ड विंड एनर्जी. वाटर की बात करें तो डैम्स के ऊपर आपने देखा होगा, डैम्स में जो है वाटर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आता है. ठीक है, और वहाँ पर एक टर्बन लगा हुआ था जो मूव करता है और जिसकी वजह से क्या होती है, एनर्जी क्रिएट होती है. डैम्स यूज टू फोर्स ऑफ फास्ट फ्लोइंग वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय यूजिंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. यानी पानी की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसको क्या बोला जाएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. साइंस में वाटर के लिए हाइड्रो वर्ड यूज किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे वाटर से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोला है हमने, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोला है. दिस इलेक्ट्रिसिटी इज यूज टू रन वेरियस मशीन. बहुत सारी मशीनों को चलाने के काम आती है. फ्यूल्स की अगर हम बात करें
दे आर नेचुरल सब्सटेंसेस। अच्छा, फ्यूल्स क्या होते हैं? नेचुरल सब्सटेंसेज होते हैं, ठीक है, जिसमें लकड़ी आ सकती है, जिसको जला के हम क्या करते हैं? एनर्जी क्रिएट करते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन देम, ठीक है, बहुत सारी केमिकल एनर्जी जो है वो उनके अंदर स्टोर होती है। किसके अंदर? फ्यूल्स के अंदर। दिस एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन वी बर्न देम, और हम जब इसको जलाते हैं तो इससे क्या होती है? एक एनर्जी रिलीज होती है। कोल, पेट्रोल, कुकिंग गैस, ऑयल एंड वुड आर सम एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल्स, ठीक है, यानी बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए हुए हैं आपको। कोल मतलब कोयला हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, कुकिंग गैस जो हो सकती है एलपीजी जिसको बोलते हैं, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और ऑयल हो सकता है, वुड हो सकता है, ठीक है। एटम्स की बात कर लेते हैं। जैसा कि एटम्स आपको पता है कि किसी भी एक मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है उसको क्या बोला जाता है? एटम बोला जाता है। इट इज़ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। द एनर्जी रिलीज बाय स्प्लिटिंग द एटम इज कॉल्ड एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, यानी किसी भी एटम के स्प्लिट होने की वजह से, यानी उसके टूटने की वजह से जो एनर्जी बनेगी उस एनर्जी को क्या बोला जाएगा? एटॉमिक एनर्जी बोला जाएगा। इट इज़ यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड। अच्छा, एनर्जी के बारे में एक आपको लाइन याद रखनी है हमेशा, जो कि आपके आगे वाली जो फर्दर क्लासेस होंगी उसमें भी काम आ सकती है, कि एनर्जी जो है वो एक ऐसा फॉर्म है जिसको ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही उसको क्रिएट किया जा सकता है। बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको क्या कर सकते हैं? हम इंटरचेंज कर सकते हैं। हाउएवर इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको चेंज कर सकते हैं बस। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो एनर्जी इज प्रेजेंट इन वेरियस डिफरेंट फॉर्म्स सच एज मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। बहुत सारे टाइप दिए हुए हैं एनर्जी के, ठीक है, केमिकल हो सकती है, मैकेनिकल हो सकती है, हीट एनर्जी हो सकती है, और जो भी है आप बुक में देख लेना, ठीक है। आगे देखेंगे सम कंजर्वेशंस ऑफ एनर्जी आर लिस्ट बिलो, ठीक है, यानी कुछ देखते हैं हम क्या दिया हुआ है नीचे हमारे लिस्ट में। व्हेन अ ट्यूबलाइट और CFL इज स्विच ऑन, ठीक है, जब ट्यूबलाइट और CFL को स्विच ऑन किया जाता है, इट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, जो कि किस में है? ट्यूब और CFL में प्रेजेंट है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? लाइट एनर्जी में, और इसी वजह से क्या हो जाती है? लाइट जलती है, ठीक है। व्हेन वी लाइट अ कैंडल, जब हम कैंडल को जलाते हैं, इट कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी ऑफ वैक्स, यानी वैक्स जो होता है मोम, उसकी केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाता है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इसीलिए कैंडल के ऊपर हाथ रखने पर देखना आपको हीट फील होती है, गर्म फील होता है। एंड लाइट एनर्जी, ठीक है, यानी हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। किसको? केमिकल एनर्जी को। इनफैक्ट द प्लांट्स अराउंड अस ट्रैप द सोलर एनर्जी, ठीक है, यानी प्लांट्स जो है हमारे चारों तरफ जो प्रेजेंट है वो किसको यूज़ करते हैं? सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं। एंड कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और उस एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। विच इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड, जो कि किसके फॉर्म में स्टोर रहती है? फूड की फॉर्म में स्टोर रहती है, ठीक है। तो ऐसे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको क्या करना है? इसको अच्छे से रीड करना है। इसी तरीके से हमारा सिलेबस भी खत्म हो गया, सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आपको सारे चैप्टर देखने हैं, पढ़ने, और जो भी डाउट्स होंगे वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।